इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति के प्रकार। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। संख्या पद्धति के प्रकार जो होता है वह बहुत प्रकार के होता है, जिसमें से हम लोग पहला पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं। जैसे प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, भाज्य, अभाज्य, जितनी भी संख्याएं हम पढ़ेंगे वह सब संख्या पद्धति का एक प्रकार है। ये संख्या पद्धति का प्रकार है। इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। आपको याद भी होगा तब भी इस वीडियो को देखिए। आप 9th में पढ़ रहे हैं तब भी इस वीडियो को देखिए। अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो देखना जरूरी है, क्योंकि इन सभी से प्रश्न पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, इन सब का क्वेश्चन भी हम करके दिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपली ऐसे बोला जाता है। या फिर एक से लेकर अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा है प्राकृत संख्या को हम n से सूचित करते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5। ये सब जो है ना वह क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या है? तो प्राकृत संख्या है। दूसरा बात याद रखना है कि अगर लगातार प्राकृत संख्या दिया है, लगातार प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, याद रखना है। कैसे? देखिए वह फॉर्मूला कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 दिए, हम ऐसे दे दिए। हम सबको जोड़ेंगे, कितना होगा? सबको जोड़ेंगे कितना होगा? 3, 3, 6, 6, 4, 10 हो गया। कितना हो गया? 10। अब ये ऐसा क्या किया गया है कि ये 10 आया है? हम क्या करेंगे? टोटल पद कितने हैं इसमें? 1, 2, 3, 4 है। टोटल पद कितने हैं? 4 है। और 4 में और एक और जोड़कर कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4। 4 में एक और जोड़कर 4 + 1 बटा 2 से भाग कर देंगे। क्या उतना आता है? देखेंगे। ये क्या हो गया? 2 बार में ये कितना हो गया? 5, 5 दूना 10। यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला का बनेगा n × n + 1 बटा में 2। कोई पूछे कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n × n + 1 बटा में 2। और आप कितना भी लगातार प्राकृत संख्याओं का योग इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसान है। चलिए प्राकृत संख्या के बारे में देख लीजिए। 1 से लेकर ये भी बतलाए हैं। प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। लगातार प्राकृत संख्याओं का योग n × n + 1 होता, n × n + 1 बटा में 2 होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है। प्रश्न है क्या? लगातार 500 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। लगातार 500 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर कहोगे बबुआ क्या हो जाएगा? 500। अब लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या बतलाए हैं? n × n + 1 बटा में 2 बटा में 2। अब क्या करोगे? n का मान कितना है? 500। 500 आइए 501 बटा में 2। ये कटाएंगे 25, 250। 250 गुणा 501, 250 गुणा 501, ओहो 501। अब गुणा करके क्या कर लीजिएगा? आंसर कर लीजिएगा। गुणा यहाँ पर भी करना आसान है। देखिए 25 × 5 = 125, 125 एगो 0 और 2 गो 0 ओकर। और फिर 250 में 1 से गुणा करेंगे तो 250 होगा ना। इसे बोलिए समझ में आया? हम 250 में 500 से गुणा कर दिया था 125 और 3 गो 0। आइए 250 में 1 से गुणा कर दिया था 250 और जोड़ देंगे 1257, 1257, 50। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और आप कहिएगा कि एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, उड़ा उड़ा के टीचर पढ़ा रहा है या फिर उड़ा उड़ा के सिलेबस दे रहा है। नहीं,
ये एनसीईआरटी में है या नहीं है, लेकिन यह आपको दिया है कि प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, तो प्रकृत संख्या से पूछ सकता है। क्लियर, आगे बात करते हैं। अगला संख्या है आप लोग का पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए, अगर गिनती की संख्या में जीरो को शामिल करने पर जो संख्याएं आएगी उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या, या फिर कह सकते हैं कि जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। अब पूर्ण संख्याओं का योग भी कोई कहे, पूर्ण संख्याओं का योग भी उतना ही होता है n इंटू एन प्लस वन बटा में टू। पूर्ण संख्या में कुछ और नहीं, केवल एक जीरो ऐड होता है। तो जीरो ऐड होता है बबुआ, तो जीरो को किसी भी संख्या में गुणा करोगे, जोड़ोगे तो वही संख्या आएगा। जिस जीरो और एक जोड़ेंगे तो एक ही आएगा, इसलिए n इंटू एन प्लस वन ही होता है। आगे देखिए, पूर्ण संख्या होल नंबर, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्या नहीं होती है। कहने का मतलब है कि प्रकृत संख्या एक से शुरू होता है और पूर्ण जीरो से। तो जितने भी प्रकृत संख्याएं होगी इसमें तो शामिल हो सकती है, लेकिन एक ये जीरो जो है वह पूर्ण संख्या है, यह जीरो इसमें शामिल नहीं हो सकती है। इसलिए बोलेंगे कि प्रकृत पूर्ण होगा, लेकिन पूर्ण प्रकृत नहीं होगा, पूर्ण प्रकृत नहीं होगा। आगे बात करते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर किसको कहते हैं ये समझते हैं। धनात्मक, ठीक है, ऋणात्मक और शून्य, ऋणात्मक और शून्य के मिलने से जो संख्या का निर्माण होता है, ठीक है, समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या या फिर इंटीजर्स नंबर कहते हैं। जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, ये सब जो समूह है, इस समूह को हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। बात समझ में आया आप लोग को, इसको हम कहेंगे पूर्णांक संख्या कहेंगे। अगला देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होता है, ये तो आप लोग को पता होगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे मैं आप लोग को हम समझाए हैं। अगला धन पूर्णांक किसको कहेंगे, याद रखना है, जितने भी प्लस में संख्याएं होगी उन सबको हम धन पूर्णांक कहेंगे, सबको हम धन पूर्णांक कहेंगे। और जितनी भी माइनस में संख्याएं होगी उन सबको हम ऋण पूर्णांक कहेंगे, उन सबको हम ऋण पूर्णांक कहेंगे। कहने का मतलब है कि जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा रहेगा ऋण पूर्णांक होगा। और शून्य का तो मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, जीरो, शून्य का मतलब जीरो। अगला सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या इवन नंबर किसको कहते हैं, तो वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर कट जाए उसको हम कहते हैं सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, वह सम संख्याएं होगी। सम संख्या का पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 जीरो रहे उसको हम कहते हैं सम संख्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे छोटी सम संख्या का बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। और इससे प्रश्न पूछता है, एक और बात समझ लीजिए, सम संख्या धनात्मक भी हो सकता है और सम संख्या ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। सबसे छोटी धनात्मक सम पूर्णांक कहेगा, सबसे छोटी धनात्मक सम पूर्णांक कहेगा या फिर सम संख्या कहेगा, बतलाना है 2, सम पूर्णांक नहीं सम संख्या, सम संख्या कहेगा तो सबसे छोटी क्या होगा, 2, पूर्णांक नहीं सम संख्या कहेगा तो कहेंगे 2। ऋणात्मक सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या या फिर सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, क्या हो जाएगा, -1। इतना बातें समझ में आना है, आप लोग को आना चाहिए। कैसे, तो ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि संख्या रेखा पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जीरो, इधर बढ़ते जाइएगा, इधर घटते, इधर भी घटते जाइएगा, लेकिन इधर वाला माइनस होगा, -1, -2, -3। ये -1 जो है वह 2 से बड़ा है, -1 जो है वह -1 जो है ये वाला वह -2 से बड़ा है, ये सबसे बड़ा है पूर्णांक में, ठीक है। इसके बाद बाकी छोटा जाएगा, जबकि यह सबसे छोटा है, इधर सब बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वह संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या 2 है। लगातार सम संख्याओं का योग जो होता है वह n इंटू n प्लस 1
होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। इस पर हम मैथ देख लेते हैं। हम कहें कि लगातार 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो n बराबर कितना हो गया 50, n बराबर 50 हो गया। अब योग कहा है तो योग बराबर हमको पता है कि n इंटू n प्लस 1 बटा बटा में नहीं, बटा में 2 कर देंगे तो अप्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा। n का मान 50, n प्लस 1, 50 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 50 2500। अब 2500 में प्लस 5 से गुणा 50 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 50 2500 25 हो गया ना। अब 50 में 1 से तो ये कितना हो जाएगा 25 50 25 50 आपका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया आप लोग को? चलिए इतना तक समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए और पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए जो संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाए हैं। बहुपद चैप्टर का भी पूरा बोले ना, पूरा चैप्टर को अच्छे से पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को अच्छे से वीडियो बनाकर बतलाएंगे। जैसे ही चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके लिए आपको हम प्रैक्टिस पेपर भी देंगे और उस प्रैक्टिस पेपर को अगर आप कर लेते हैं, मैथ में 100 से 100 लाने से कोई नहीं रख सकता। दुनिया का कोई भी टीचर आपको 100 में 100 लाने से नहीं रोक सकता, यह मेरा गारंटी है। अगर आपको थोड़ा सा मैथ का बेसिक आता है तो, अगर बेसिक नहीं आता है तो आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिक हम हाथ से सिखाते हैं। बेसिक मतलब जोड़ घटाव गुणा भागा यहाँ पर सिखाएंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विषम संख्या, विषम संख्या ओड नंबर। ओड नंबर किसको कहते हैं याद रखिए, जो जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे उसको हम कहते हैं ओड नंबर। जैसे कि 1 3 5 7 9 11 ये सब जो है ये क्या है ओड नंबर है। क्या है ये ओड नंबर है। ठीक है, अब ये देखिए सबसे छोटा धनात्मक कहेंगे, सबसे छोटा धनात्मक विषम पूर्णांक पूछेंगे तो क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। आगे देखिए ये तो बातें हो गया, पूरा पूरा ना कटे तो उसको हम ये इसको दिए हैं कि आप लोग लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला है क्या, सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या 1, लगातार विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर। ठीक है, और 6 लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करके दिखाइए। हम क्या करेंगे 1 होता है 2 होता है, ऐसे भी करके 6 को है तो छोटी को तो कर सकते हैं, नहीं तो n का मान कितना दिया है 6 और n स्क्वायर, योग कितना हो जाएगा 6 का वर्ग कीजिएगा कितना हो जाएगा 36, 6 का वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36, यही हो जाएगा आंसर। अगर कोई पूछता है कि लगातार 12 संख्याओं का योग बतलाइए, लगातार 12 विषम संख्याओं का योग बतलाइए, तो 12 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, 12 का होल स्क्वायर 144। अगर वर्ग नहीं याद होगा तो वर्ग याद कर लीजिएगा, कम से कम आपको 30 तक वर्ग याद होना चाहिए, तब जाकर आप अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए लगातार प्राकृत संख्या। अगर कभी कभी मैथ में हम लोग मानते हैं लगातार प्राकृत संख्या क्या माने 5 को लगातार प्राकृत संख्याओं का योग इतना है तो प्राकृत वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर कभी भी लगातार प्राकृत संख्या मानना हो हम क्या मानेंगे, जैसे यहाँ लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते हैं। क्या किए हम लोग, एक में एक जोड़े हैं तो 2 आया है, फिर एक जोड़े हैं, सॉरी 2 जोड़े हैं एक में, फिर एक में क्या कितना जोड़े हैं 3 जोड़े हैं। वैसे ही हमने मान लिया कि पहला जो प्राकृत संख्या है वह हमारा 1 से है। क्या है 1 से है। दूसरा का जो होगा वो उसमें 1 जोड़ेंगे, तीसरा का जो होगा वह x प्लस 2 होगा, चौथा जो होगा वह x प्लस 4 होगा और पांचवा जो होगा वह x प्लस 5 होगा। ऐसे ही जहां तक वह कहेगा वहां तक, जैसे 4 कहेगा तो हम लोग यहाँ 4 तक कहेगा तो 1 2 3 4 तक कर लेंगे, सॉरी 3 कहाँ गया 1 2 3 ना होगा, यहाँ पर 3 कर लेंगे 3 तक। चलिए हो गया, ये 3 ये 4 और ये 5 हो जाएगा। ऐसे हम लोग कर करके लिख लेंगे, जितना कहेगा उसके अकॉर्डिंग। एक अगर 2 को कहेगा तो 1 और 2 यहाँ तक लेंगे, 3 को कहेगा तो 1 2 3 यहाँ तक लेंगे, 4 को कहेगा तो 1 2 3 4 यहाँ तक ले लेंगे। क्लियर। आगे बात करते हैं लगातार विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है 3 5 7 9 फिर 11। ध्यान से समझिए कि 1 के बाद 3 आया है, क्या है यहाँ पर 2 जोड़े हैं, इसमें भी 2 जोड़े हैं, इसमें भी 2 जोड़े हैं, सब में 2 जोड़े हैं तो हम भी यहाँ पर 2 जोड़ देंगे। 1 से मान लिए हम, 1 से मान लिए,
अगला क्या होगा, x+2 होगा ना। अब बहुत सारा बच्चा x+1 कहता है विषम लाने के लिए, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, x+2, x+4, x+6, x+8, ऐसे ही आप और भी संख्या को मान सकते हैं। लगातार सम संख्या था, सम संख्या भी क्या होता है, सम संख्या का एग्जाम्पल अगर हम दे यहाँ पर नीचे में, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2, 4, 6, 8, इसमें भी हम लोग 2 ऐड किए हैं, हमेशा यहाँ पर भी 2 ऐड किए हैं, यहाँ पर भी 2 ऐड किए हैं, यहाँ पर भी 2 ऐड किए हैं। यहाँ पर लिखेंगे x+2, x+4, x+6 और x+8, जितना कहेगा उतना। हम आप लोग को ये बातें इसलिए बतलाए हैं कि जब हम मानना शुरू कर देंगे कि लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग दे दिया और हम मान लेंगे, तो बच्चे कहेंगे सर आप ऐसा क्यों माने हैं। हम ये अभी समझाए हैं कि यहाँ पर ऐसा मानने का रीजन क्या है कि प्राकृतिक संख्या में एक एक जोड़ते हैं, क्योंकि यह एक एक का अंतर होता है, इसमें 2 का अंतर होता है और इसमें भी 2 का अंतर होता है, इसलिए हम 2 प्रत्येक में जोड़ दिए हैं, इसलिए ये सब हम लोग मानना आ गया। अब ये संख्या मानकर हम किसी भी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, जैसे प्रश्न कहेगा उसके अकॉर्डिंग। समझ में आया आप लोग को, समझ में आया ना। आगे देखिए, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, तो वैसी संख्याएं, भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कट जाए, वैसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हम बात करेंगे 4 को, अब कहोगे सर जी आप 2 काहे नहीं लिए, आप 1 काहे नहीं लिए, आप 3 काहे नहीं लिए। तो एक बाबू, एक को तो छोड़ दो, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 2 केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए वो अभाज्य है। 3 भी 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। जबकि 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद एक 4 से कटेगा, तो 3 संख्याएं यहाँ पर उपस्थित हो गई, इसीलिए 4 जो होगा वो अभाज्य होगा। हम कहेंगे 5, 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए 5 भी का हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। 6 कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, तो इसलिए 6 जो होगा वह भाज्य होगा। अब समझ में आ गया होगा कि कौन भाज्य और कौन अभाज्य। चलिए, तो 4, 6, 8, 10 और ये 12, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा भाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे एक बीच में बच्चा लोग छोड़ता है 9। ठीक है, 9 भी एक तरह का क्या है, भाज्य संख्या ही है। 9 भी एक तरह का भाज्य संख्या ही है। 15 भी एक भाज्य संख्या ही है। और हम 18 भी भाज्य संख्या ही है। 21 भी भाज्य संख्या ही है। 20 भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो विषम संख्याएं हैं वह भाज्य नहीं हो सकती है, वह भाज्य हो सकती है। ठीक है, चलिए, लेकिन हाँ, कोई भी सम संख्याएं अभाज्य नहीं हो सकती है, केवल 2 को छोड़कर। आगे देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभी इसके बारे में बतला दिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेंगे तो +4। यहाँ पर आगे देखिए, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, वह उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, 9 क्योंकि भाज्य कटता है, 11, 13, इन सबको हम क्या कहते हैं, तो इन सबको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। आगे बात करते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, हाँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्याएं अभाज्य नहीं होती है। ठीक है, 1 से 25 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, यह आप लोग को गिन कर बतलाना है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। और 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, ये भी होमवर्क है। तो दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, इसको आप लोग का कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बात करते हैं, ये तो हो गया। अब कैसे गिनना है आप लोग को बतला देते हैं। एक क्या है हमारा,
भाज्य है कि अभाज्य है, कुछ नहीं है तो एक को हम काउंट नहीं करेंगे। दो भाज्य है कि अभाज्य है, तो दो हमारा अभाज्य है तो दो को लिखेंगे। तीन तीन को लिखेंगे, पांच को लिखेंगे, सात को लिखेंगे, नौ लिखेंगे, नौ को नहीं लिखेंगे। नौ हमारा अभाज्य नहीं है, 11 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 11। ऐसे ही आप 25 तक लिखिएगा, 25 तक में पता करना है और फिर 100 तक में पता करना है, और हम देखेंगे कि कितने बच्चे सही बनाकर लाते हैं। ठीक है, अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग के जब हम बतलाएंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 कैसी संख्या है, इन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभाज्य संख्या वैसी दो संख्याएं जिसका मसह एक हो, चाहे वह सम हो या फिर विषम हो, फर्क इससे नहीं पड़ता है, बशर्ते उसका मसह अगर एक है तो वह दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे कि जब दो संख्याओं का HCF कहे तो मसह, HCF कहे तो मसह एक हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 3, 5 11, 2 5, 4 9, ये क्या है? ये हम लोग का अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। यहाँ पे दो लगातार प्राकृत संख्याओं का HCF क्या होता है? तो एक। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर बतलाया गया है कि दो प्राकृत संख्या, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का HCF क्या होता है? तो एक होता है। दो लगातार सम संख्याओं का HCF 2 होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का HCF 1 होता है। अब HCF भी निकालना सिखाएंगे आप लोग को, धीरे धीरे सब चीज सिखाएंगे, अभी तो इंट्रो चल रहा है केवल। ये हालांकि 8 क्लास 9 क्लास के बच्चों को पढ़ने वाला चीज है। हम आप लोग को इसलिए बतला रहे हैं कि जब हम टर्म यूज करेंगे, पूर्णांक क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, आप कंफ्यूजन में मत पड़े आगे चलकर, क्योंकि मेरा मैथ पढ़ाने का तरीका एकदम सबसे हटकर है। ऑफलाइन में तो और हटकर है। उन लोग को इतना घुमरिया देते हैं ना, उन लोग को दिमाग एकदम चकचकिया जाता है। मैथ तो इतना ही उन लोग को समझ में नहीं आता है, और हम और घुमरियाते हैं। तो अब फिर धीरे धीरे समझ में आता है, उस लोगों को कहता है कि हाँ सर जी अब आ गया। जब आ जाता है समझ में, कहता है कि अब नहीं भूलने वाले हैं, तभी जाकर हमारा बच्चा 100 में 100 लेकर आता है। एक दिन में 100 में 100 नहीं आता है बाबू, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, एक टीचर को भी और एक स्टूडेंट को भी। अगर टीचर मेहनत नहीं करेगा तो बच्चे भी मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम भी मेहनत करते हैं और हमारे बच्चे भी बहुत मेहनती हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर 100 में 100 मैथ में लेकर आते हैं। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग का भी 100 में 100 लेकर आइएगा जरूर, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ये नहीं है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी भी संख्या का अपवर्तकों का योग, अगर उस संख्या का योग संख्या से दुगुना हो जाए, तो ऐसे संख्याओं को हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। आप लोग को याद रखना है कि 1 से लेकर 100 तक में केवल दो संख्याएं संपूर्ण संख्याएं हैं, वह 6 और 28। 6 और 28। ठीक है, देखिए वैसी प्राकृत संख्याएं जिनकी सभी अपवर्तक का योग संख्या के मान से दुगना हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। एक नया वर्ड आया है अपवर्तक। एक नया वर्ड आया है अपवर्तक। अपवर्तक क्या है भाई? ठीक है, अपवर्तक कहने का मतलब है कि वह संख्या, जो संख्या वो किस किस संख्या से कट जा रहा है। जैसे कि अगर हम 6 की बात करें, यहाँ पर 6 का अपवर्तक, 6 1 से कटेगा, 6 2 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, 6 6 से भी कट जाएगा। इन सबको हम जोड़ें तो 12 आ गया, जो कि 6 से 6 के क्या है? 2 गुना है। इसलिए 6 हमारा क्या है? संपूर्ण संख्या है। ठीक उसी प्रकार से 28 को भी कीजिएगा तो दुगना आएगा, इसलिए 28 भी क्या है? संपूर्ण संख्या है। बाकी कोई भी संख्याएं 1 से 100 तक में संपूर्ण संख्याएं नहीं है। अगर हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, इसके बारे में भी जानना है। तो वैसे अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, वैसे अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर क्या हो? तो 2 हो, तो वैसे अभाज्य संख्या को हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखे हैं 3 और 5, 5 और 7, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है,
इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, और ये 29 और 31 के बीच का डिफरेंस भी 2 है। इसलिए ये सभी संख्याएं जो है वह जुड़वा आभाज्य संख्या है, जुड़वा आभाज्य संख्या है। किसी बच्चे को दिक्कत है बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक बार लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। हालांकि ये वीडियो बेसिक है, लेकिन बेसिक भी आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ऐसा नहीं है कि संख्या पद्धति में केवल इतनी ही संख्या है। अभी हमारा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, ये 4 संख्याएं बाकी है। अगर ये 4 संख्या पढ़ लेते हैं तो मान लीजिए पहला चैप्टर आप लोग का खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम एक-एक वीडियो में एक-एक संख्या के बारे में बतलाएंगे। जैसे परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या के बारे में एक वीडियो में 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो बनेगा और उसमें अच्छे से पूरा परिमेय संख्या को हम बतलाएंगे। फिर अपरिमेय को बतलाएंगे, फिर वास्तविक को बतलाएंगे, फिर अवास्तविक को। अवास्तविक तो थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि अवास्तविक के बारे में हम लोग को ज्यादा जानना नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी बच्चों को राधे राधे, जय हिंद।